स्वागत है आपका द हिस्ट्री ऑफ भारत यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम देखते हैं वो अनछुए पहलू और हिडन फैक्ट्स जो कि हमारी हिस्ट्री को बोरिंग बनाते हैं और कभी हमें मन नहीं करता कि हम वापस से अपनी हिस्ट्री बुक्स की ओर जाएं। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एक 4 पार्ट की सीरीज़ से, जिसमें कि हम लोग देखेंगे वो सारे एस्पेक्ट्स जो हमारे बुक्स में तो नहीं ही हैं और आम जनता भी एक तरह से उसे भूल चुकी है और हमारे कॉमन डिस्कोर्स में भी ये चीज़ें नहीं आती। तो आज इसका पहला पार्ट है सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स, एक सभ्यतागत विमर्श, जहाँ हम देखेंगे हमारी इस सभ्यता के कितने प्राचीन हैं और क्यों उस पर कभी हमारा ध्यान नहीं गया। तो इसका आइडिया और बेसिकली हर साल हमारे तरफ नॉर्थ में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। काफ़ी बड़ा त्यौहार होता है और माँ दुर्गा की स्पेशली जो महिषासुर वाली स्टोरी है वो बहुत फेमस है। पर रिसेंटली पिछले 2 साल में मैं साउथ इंडिया गया, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ऐसे चित्रण दिखे और ऐसे डिपिक्शंस दिखे जो कि बहुत बहुत पुराने थे। ये कुछ सबसे पहले डिपिक्शंस हैं जो कि फिर मैंने रिसर्च करके पता की, तो मथुरा और सीकर राजस्थान से मिले हैं जो कि ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी सी को डेट किए गए। और फिर ये वाला आता है यहाँ पे जहाँ मैं खुद गया था, ये मैं महाबलीपुरम भी गया था 2023 में। और ये जो आप देख रहे हो ये केव टेम्पल के अंदर है, महिषासुर मर्दिनी केव बोलते हैं। शोर टेम्पल्स से थोड़ी दूरी पे बहुत सारे केव टेम्पल्स बने हुए हैं वहाँ पे है। और ये लाइफ साइज्ड है बेसिकली। इसके जो ऊपर का मोटिव है ये मेरी हाइट से बड़ा है, मतलब ये 6 से 7 फीट से बड़ा है। और ये जो डिपिक्शन है ये 6th सेंचुरी सी को बनाया गया था, मतलब लगभग 1400 साल पहले। आप देख रहे हो ये कितना सिमिलर है आजकल के जो हमारे दुर्गा पूजा में जो डिपिक्शन होता है। और इसी तरह फिर जब मैं अगले साल आईहोल, बादामी और पत्तादकल के ट्रिप पे गया, तो वहाँ भी लगभग हर मंदिर में महिषासुर मर्दिनी ये काफ़ी फेमस मोटिव है और लगभग हर मंदिर में था। तो आईहोल चालुक्यों ने बनाया था, आईहोल, बादामी, पत्तादकल ये भी जो पहले वाले महाबलीपुरम का देखा उसके कंटेम्पररी ही है, लगभग 100-150 साल का अंतर होगा। तो ये ऑलमोस्ट 700 AD 800 AD के अराउंड ये तीनों बने हैं। और फिर दक्षिण में और भी बहुत सारे टेम्पल्स में गया हूँ, सारे की इमेजेस नहीं डाला। जैसे कि विजयनगरा एरा के काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, उनमें भी ये डिपिक्शन हमें कहीं ना कहीं मिलता है। नॉर्थ में भी ये डिपिक्शन थे काफ़ी लेट तक, बट ये टेम्पल्स में उतना सुरक्षित नहीं रह पाए क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। पर आप देखो कि उड़ीसा में ये 11th सेंचुरी की स्टैचू मिली है। अगेन ये जो भैंस का और ये महिषासुर का मोटिव है ये सब में कॉमन है। सिंह का वाहन और उनकी सारी भुजाएं, तो ये आपको कॉमन दिखेगा। ये चालुक्य है और ये 10th सेंचुरी AD की बताई जाती है, बट लोकेशन अननोन है। और ये मानभूम बिहार से ये वाली मूर्ति मिली थी, ये भी 11th सेंचुरी की स्टोन स्टैचू है। तो इस तरह से आप देखो हमारे अभी के सेलिब्रेशन, और अगर आप जाओ 2000 साल पहले, 1500 साल पहले भी लोग उसी मान्यताओं को मानते थे और वो हमसे ज़्यादा स्किल्ड भी थे एक तरह से देखो तो, जो उन्होंने इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई जो आज भी जीवित है। तो एक तरह से वो काफ़ी अलग नहीं थे। जो दुर्गा पूजा हमारे धूमधाम से मनाते हैं वो भी अपने ज़माने में उसी धूमधाम से उसकी पूजा करते होंगे जब उन्होंने पत्थर में इतनी सुंदर मूर्तियाँ उकेरी हैं। तो ये एक एस्पेक्ट था। तो आप समझो कम से कम 2000 साल तो पुरानी कंटिन्यूस सिविलाइजेशन है, प्रूवन हेरिटेज, प्रूवन फ्रॉम एक्सकवेशंस। उसी तरह अगला मेरे दिमाग में आया काशी, बनारस के बारे में। तो आप मार्क ट्वेन का ऊपर कोट देख सकते हो, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, older than tradition, older than even legend, and looks twice as old as all of them put together. किसी को नहीं पता कि ये शहर कितने वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है। इसका जिक्र बहुत सारे पुराने टेक्स्ट में है, 15 से ज़्यादा पुराण है। स्कंद पुराण में पूरा एक अध्याय, एक पूरा खंड काशी और बनारस को समर्पित है। यहाँ माना जाता है कि शिव परमानेंट रूप में रहते हैं
और अ, विश्वनाथ विश्वेश्वर फॉर्म में तो है ही। अम, पर मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगा कि फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी इसका उतने ही इम्पोर्टेंस में जिक्र आता है। और एक और चीज़, महाभारत में जो पांडवों के नानी साइड से जो हुए वो काशी की थी, राइट, अंबिका अंबालिका, वो काशी की प्रिंसेसेस थी। और उन्होंने एक तरह से कुरु लिनिएज को आगे बढ़ाया। तो हाँ, वहाँ पे भी मेंशन्ड है काशी। 16 महाजनपद में आता है काशी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आता है, अंगुत्तर निकाय, महावंश, दोनों में इसका जिक्र है। और आप ये भी देखोगे कि बुद्ध की पहली जो सरमन दिया उन्होंने, जो पहला अपना ज्ञान अपना खुद पाने के बाद जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो काशी में किया। सारनाथ, काशी से थोड़ी दूरी पर है सारनाथ। आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो वो उस टाइम पे भी एक हसल बसल वाला शहर था, और उत्तर पथ और दक्षिण पथ का वहाँ पे संगम होता था, बहुत ज़्यादा ट्रेड, नॉलेज और सब तरफ के लोग आते थे, इसलिए उन्होंने सारनाथ को चुना अपना पहला लेक्चर देने के लिए। और इवन अभी भी कुछ साल पहले तक जब नेशनल हाईवेज का रीनेमिंग नहीं हुआ था, तो NH2 जो कि ईस्ट वेस्ट है और NH7 जो कि नॉर्थ साउथ हाईवे है, काशी में इंटरसेक्ट करती थी। ईस्ट वेस्ट वाला तो अभी भी काशी से पास होता है, आई थिंक NH19 हो गया अब। नॉर्थ साउथ वाला NH44 अब थोड़ी दूर से आगरा के थ्रू पास करता है। पर मुगल सराय अभी भी काशी के काफ़ी पास है, एक तरह से ये अभी भी एक लिविंग सेंटर है, जो कि ऑलमोस्ट, अगर आप बुद्ध को ही मान लो, बहुत सारे पुराण और रामायण महाभारत को तो डायरेक्ट मिथोलॉजी बोल देते हैं, अगर आप बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को ही मान लो और बुद्ध की प्रेजेंट डेट को जो हिस्ट्री बुक्स में उसको भी मान लो, तो एटलीस्ट 2500 ईयर्स ओल्ड तो है ये सिटी। पर अगर हम रामायण महाभारत को मानेंगे तो एटलीस्ट 3000 to 5000 ईयर्स ओल्ड ये सिटी है, जो कि अभी भी जीवित है। तो मार्क ट्वेन ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था। जब आप जाओगे वहाँ पे तो आप खुद फील कर सकते हो उस वाइब को, उस एनर्जी को। यहाँ भी मैं गया हूँ 2 बार। तो ये मैं बनारस के बारे में शेयर करना चाहता था। उससे बाद आता है कुंभ, महाकुंभ, और ये सारी जो जगह हैं, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तो इसी साल 2025 में महाकुंभ था, जो कि 144 साल में एक बार आता है। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन जिसको बोलते हैं, तो वो हमारे देश में हुआ। अब ठीक है, काफ़ी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर कुछ आप ग्लोरी फील नहीं करते, या आप वहाँ पे कुछ छोटे इंसिडेंट्स पे आप फोकस्ड रहते हो कि अरे ये सब क्या है, अंधविश्वास। बट आप अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखो तो ये कब से चला आ रहा है, इसका भी जिक्र हमारे शुरू के पुराणों में आता है। मतलब जो बेसिक कहानी है वो तो पुराणों से ही ली हुई है, समुद्र मंथन को लेके कि अमृत की कुछ बूंदें इन जगहों पे गिरी थी। बट मेरे हिसाब से देखो, या थोड़े साइंटिफिक तरीके से देखो, तो वो काफ़ी कुछ ग्रहों के स्थिति से रिलेटेड है। तो आप जानते होगे कि जुपिटर का 1 ईयर अराउंड द सन जो उसका रिवोल्यूशनरी साइकिल है 12 ईयर्स का होता है, 11.86 टू बी प्रिसाइज। और ये जो कुंभ है उसी जुपिटर के साइकिल को फॉलो करता है। तो जुपिटर जब वापस से उसी राशि में आता है तब वहाँ पे कुंभ होता है। और इसी तरह कुंभ, अर्ध कुंभ, आई थिंक हर 6 साल में एक अर्ध कुंभ होता है, और हर 12 साल में एक कुंभ, और 144 ईयर्स में एक महाकुंभ होता है। पर अगर आप देखोगे इसकी भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री इतनी पुरानी को जाती है, सारे पुराण में जिक्र है, कालिदास ने इसका जिक्र किया है। मतलब कि एटलीस्ट 2000 ईयर्स पहले किसी बंदे ने तो ऑब्जर्व किया होगा कि 12 साल लगते हैं जुपिटर को फिर से वापस आने में। हाँ, अरिस्टोटल ने भी जुपिटर ऑब्जर्व किया था। आई थिंक ग्रीक रिकॉर्ड्स में भी जुपिटर, सैटर्न, इन ग्रहों तक का मेंशन है। बट उसको ट्रैक करना कि वो कितने साल में रिपीट हो रहा है, और 144 ईयर्स में वो फिर से सेम नक्षत्र में आता है। आई थिंक कुंभ वो तब आता है जब कुंभ राशि में जुपिटर प्रवेश करता है, पर महाकुंभ वो होता है जब सेम नक्षत्र और सेम राशि में वो आता है। तो जो समुद्र मंथन है, चर्निंग ऑफ द सेलेस्टियल ओशन, उसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि ग्रहों की पोजीशन और ग्रहों की स्थिति, लाइक मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट, उनसे भी तो एक चर्निंग होती है। उसको लेके कुछ नहीं भी तो एक साइंटिफिक डेट को कंटिन्यू रखना, और ऑब्जर्व करना कि 12 साल और 144 ईयर्स, इट्स नॉट पॉसिबल बाय वन जनरेशन, राइट।
उसको करना। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, काफ़ी लोग हम मानते नहीं और काफ़ी लोग इसका मजाक ही उड़ाते हैं कि अब क्या, क्यों ही ये कर रहे हैं। पर स्कंद पुराण में इसका अलग से इसके ऊपर चैप्टर्स हैं और जिक्र है। और मैं फिर भी यहाँ पे कन्वेंशनल डेट ले रहा हूँ कि एटलीस्ट 3000 ईयर्स से ये परंपरा कंटिन्यूअस है। मेरे हिसाब से ये उससे भी पहले से होती आ रही है, बट ये रिकॉर्डेड और प्रूवन है कि एटलीस्ट 3000 ईयर्स से तो ये हो रही है। और इन लोगों ने हिस्ट्री बुक्स में, आप इन्हें जानते होंगे कि अब इन्होंने तो बोला है, ये तो आप कहते हो, क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी इसका जिक्र है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी कुंभ का जिक्र आता है। पर रिकॉर्डेड रजिस्ट्री में देखा जाओगे तो कालिदास काफ़ी पुराने, अब कालिदास की डेटिंग आप देखोगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कालिदास और आदि शंकराचार्य दोनों 5N के काफ़ी पहले आए थे, अगर पुरानी क्रोनोलॉजी में देखो तो इन्होंने मेंशन किया है। फिर 5N, ह्यूनसैंग, अलबरूनी, अबुल फजल जो अब अकबर के टाइम पे था, जॉन बाप्टिस्ट, टवर्नियर, बर्नियर, लास्ट में मार्क ट्वेन ने भी एक कुंभ खुद विटनेस किया था, तो उसके बारे में उसने काफ़ी जिक्र किया है। तो एक और ऐसी परंपरा जिसको हम बोल सकते हैं जो कि 3000 से भी ज़्यादा साल पुरानी है और अभी भी कंटिन्यूअस है, लिविंग है, और इस साल 2025 में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग ने पार्टिसिपेट किया है। तो थोड़ा सा तो गर्व फील कर सकते हो, थोड़ा सा इसके बारे में सोच सकते हो कि इतने हमारे जनरेशन्स ने ये करते आए हैं और फिर अब हम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे मैं आना चाहता हूँ वो है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। मैं इसको हड़प्पन नहीं बोलूँगा क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी और इंडस वैली भी उस हिसाब से कि मोहनजोदड़ो और ये सब साइट इंडस सिंधु नदी के करीब थी। बट अभी अगर आप 2025 में देखोगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऑफ द साइट्स एक ड्राई रिवर बेड ऑफ सरस्वती, एक पेलियो चैनल ऑफ सरस्वती के अराउंड मिली है। सबसे बड़ी साइट्स इंक्लूडिंग राखी ग्रही, लोथल, कालीबंगन। तो इसीलिए इसको मैं तो सिंधु सरस्वती ही बोलूँगा, या सिर्फ सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। उस पर मैं डिटेल में एक वीडियो में चर्चा करूँगा आगे, ट्रूथ और फिक्शन और ये जो हड़प्पन इन्होंने बना के रखा था। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी पे। तो बहुत सारी चीज़ ऐसे मिली हैं हड़प्पन एक्सकवेशन में। अब बीबी लाल का ये है और पहला वाला MS वत्स। तो यहाँ पे 2 शिवलिंग मिले हैं। हमारी हिस्ट्री बुक्स में हमेशा सील्स दे दिए जाते हैं, पशुपति सील, कि हाँ वो तो कोई भी पशुपति हो सकते हैं, नेचर वर्शिपर लोग थे, बट ये शिवलिंग मिले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, सारे के मैं इमेजेस नहीं कर पाया, पर बहुत सारी योग मुद्रा है और नमस्ते मुद्रा में भी बहुत सारे क्ले स्टैचूज मिले हैं। उसके अलावा एक सिंदूर लगाया हुआ भी मिला है, वो बीबी लाल के अगर आप एक्सकवेशंस के सर्च करोगे ASI का पूरा बाकायदा PDF आ जाता है, आप इजीली ये सब एक्सेस कर सकते हो। पर मैं सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को पॉइंट कर रहा हूँ क्योंकि जो भी ऑफिशियली भी या इवन जो कन्वेंशनल हिस्टोरियंस हैं जो अभी तक डिस्टॉर्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री को, वो भी मानेंगे कि हड़प्पन जिसको वो कहते हैं और जिसको हम लोग सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, एटलीस्ट 2500 BC में ये वेल एस्टेब्लिश थी, मतलब 4500 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5000 ईयर्स अगो। वहाँ पर से कैसी चीज़ें मिली, ये जो आप देख रहे हो ये सीधे सीधे बीबी लाल के PDF से ली हुई है। ये मिला है एक्चुअली में ऐसे, और ये अब तो 2025 में तो ये काफ़ी कॉमन नहीं रह गया, बट आई थिंक ग्रोइंग अप इन द 90s 2000 बहुत लोगों ने आपने ये देखा होगा सिलबट्टा। तो ये 5000 ईयर्स पहले भी लोग ऐसे ही फॉलो कर रहे थे। और हमारे क्ले टॉयज़, हमारे टेराकोटा टॉयज़ जो हैं, इस साल के दिवाली मार्केट का मैंने एक पिक लिया था। कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा अगर आप उनके टेराकोटा टॉयज़ को देखें तो। ये बहुत ही क्रूड और ट्रेडिशनल वे में बनते हैं, पर ये हमारे अभी भी घर घर और गांव में दिवाली में ये अभी भी काफ़ी यूज़ होता है। और योगिक मुद्रा आप खुद सर्च कर सकते हो, योग मुद्रा, नमस्ते मुद्रा। ये एक्चुअली आई थिंक ये बीबी लाल के से ही है, उसी आर्काइव में से है, बट आप खुद सर्च कर सकते हो। योग की मुद्रा और नमस्ते की मुद्रा मिली है, और ये नमस्ते आपको और तो कहीं नहीं मिलेगा, बट ये चीज़ हमें कभी हिस्ट्री बुक में नहीं दिखाई गया। हमें हिस्ट्री बुक में दिखाए जाएंगे तो ब्रॉन्ज स्टैचू, बुल, पशुपतिनाथ सील, कि आप कन्वेंशनली ट्रेडिशनली उसको कनेक्ट नहीं कर पाओ।
हाँ, मैं इस लेडी की बात कर रहा था, ब्रॉन्ज लेडी। तो इस ब्रॉन्ज लेडी ने जो चूड़े ऐसे पहन रखी है, अब ये काफ़ी तरीके से बन सकता है, ये शेल से भी बन सकता है, आइवरी, या फिर टेराकोटा भी हो सकता है, बट ये इस तरह की चूड़ियाँ अभी भी राजस्थान में जो ट्रेडिशनल ट्राइब्स हैं ये पहनती है। तो आप देख सकते हो, ये 4500 ईयर्स अगो एक स्टैचू है, और ये अभी की एक राजस्थानी लेडी है। तो इन्होंने अभी भी इस तरह की चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तो ये एक है जो हमारे सिविलाइजेशन में कंटिन्यूटी है, जिसको कि एटलीस्ट 5000 ईयर्स अगो पीछे लेकर जाता है, जो कि हमारे हिस्ट्री बुक्स में इस पर्सपेक्टिव से तो हमें कभी नहीं बताया गया कि एक लिविंग ट्रेडिशन है। ठीक है, वाइप आउट हो गए, पूरे वाइप आउट हो गए, या फिर कुछ तो उन्होंने कंटिन्यू रखा, वो हम डिटेल में आगे और वीडियो में भी समझेंगे। अब यहाँ पे मैं लिस्ट कर रहा हूँ कुछ ऋग्वेद के श्लोक। अब आपको ये नहीं पता होगा, गायत्री मंत्र अगर आप डीएवी के स्टूडेंट हैं, कहीं भी आर्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो गायत्री मंत्र तो आपका कॉमन होगा, डेली यूज़ में भी, पूजा में भी। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या आपको पता है ऋग्वेद से आता है? ऋग्वेद के 3rd मंडल 62nd सूक्त और 10th श्लोक है। अब ऋग्वेद ओल्डेस्ट नोन लिटरेचर टू ह्यूमन काइंड है, मतलब एक तरह से उससे पुरानी कोई लिटरेचर ही हमें नोन नहीं है किसी भी लैंग्वेज में, अगर आप सोच लो। और ऋग्वेद को डेट करने वाले तो हमारे बुक्स में सीधे बोल देते हैं 1500 BC, 2000 BC, क्योंकि वो उस टाइम पे प्रिंट हुई थी, या फिर उस टाइम से हमें कुछ मिल रहा है उसके स्क्रिप्चर्स। अरे भाई, अगर मैं कालिदास की मान लो अभिज्ञान शकुंतलम 2025 में प्रिंटेड एडिशन पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा तो मतलब नहीं कि कालिदास मेरे कंटेम्पररी हो गए। और ये कितने हज़ार वर्ष तक ये ऋग्वेद ओरली ट्रांसमिट हुई है जनरेशन टू जनरेशन, ये तो हमें पता ही नहीं है। ऋग्वेद को कहाँ टाइमलाइन में प्लेस करना है वो हम देखेंगे। वो एटलीस्ट रामायण को तो प्रीडेट करती है, क्योंकि रामायण में वेदों का जिक्र है, पर वेदों में रामायण का ऐसा जिक्र नहीं है। तो और हाँ, रामायण और महाभारत इतिहास है, स्पॉयलर्स अलर्ट, इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो ये देखो, ये दोनों आई थिंक प्रिटी मच सब ने एक न एक इसमें से तो कभी न कभी तो लाइफ में किया ही होगा। दूसरा महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ये तो निर्जा फिल्म का फेमस सॉन्ग भी था, जहाँ पे मैंने पहली बार इसको सुना और बहुत मुझे इंस्पायरिंग लगा था। मीनिंग भी, दोनों श्लोकों की मीनिंग बहुत ही अच्छी है। जब हम वेद में डीप डाइव करेंगे तब इन दोनों की मीनिंग पे भी चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझो कि ये दोनों ऋग्वेद से आ रहे हैं, सीधे सीधे ऋग्वेद से, और ये हमारे डे टू डे यूज में अभी भी कॉमन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी जाती है, आप इमेजिन भी कर सकते हो। कुछ लोग, अगर आपने नीलेश ओक या इनके वर्क से फेमिलियर हो, तो वो तो बहुत ज़्यादा पीछे प्रीडेट कर देते हैं ऋग्वेद को, इवन बिफोर द आइस एजेस एंड सो ऑन। उस पर हम जाएंगे। मैंने ऋग्वेद को एक्चुअली अभी तक डेट मैं अपने दिमाग में तो नहीं सेट कर पाया हूँ, बट मैं ये जानता हूँ कि रामायण से पहले की है। तो एटलीस्ट 5 to 6000 ईयर्स अगो बोलो कि ये जो आज भी आप किसी भी डीएवी स्कूल में चल जाओ, सुबह के प्रेयर इसी से स्टार्ट होता है, गायत्री मंत्र से ही स्टार्ट होता है। उसी तरह 6000 साल पहले, 6000 ईयर्स अगो, इन अ गुरुकुल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुरू इसी मंत्र से करते थे अपने दिन की। तो क्या आप समझ सकते हो ऐसा और कहीं होता है क्या दुनिया में? तो ये डेप्थ है जो मैं बताना चाह रहा था, जो कि लोग बताते नहीं, और हिस्ट्री बुक्स में तो खास करके नहीं बताते कि भाई हिस्ट्री इसीलिए बोझिल एक बस होता है कि भाई ख़त्म हो 10th में हिस्ट्री ख़त्म हो, फिर हमें बुक्स ना पलटनी, अनलेस कि कोई गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर कोई लूसेंट वगैरह पकड़ के रट्टा मार देंगे। बट ऐसे जो एस्पेक्ट्स हैं कि आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, जो अभी बच्चे कर रहे हैं, अभी आज सुबह, कल सुबह आप कोई भी डीएवी चले जाओ, या आप कोई भी वैदिक इंस्टीट्यूट्स हैं भी चले जाओ, और आप इमेजिन करो 6000 ईयर्स अगो किसी एक ऋषि के आश्रम में पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे वही मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं रामायण पे।
तो रामायण तो ऐसा है, जैसे मैंने पहले भी बोला, मेंशन किया कि ये इतिहास है मेरे हिसाब से। मैं आगे उस पर डिटेल में जाऊंगा दूसरे वीडियो में या दूसरे नोट्स में। अम, मैंने एक ब्लॉग ऑलरेडी इस पे लिखा भी है। अम, मैं ब्लॉग का और मेरे ट्विटर अकाउंट का डिस्क्रिप्शन दूंगा नीचे, आप जाके पढ़ सकते हो। तो भारत में दो चीज़ें, एक तो लोकेशन वाइज रामायण की ऐतिहासिकता बताती है, दूसरी है परफॉर्मिंग आर्ट्स जितने भी हैं ट्रेडिशंस, भरतनाट्यम, छऊ छऊ नृत्य झारखंड का, कथकली अगेन केरला, तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटका, संकीर्तना मणिपुर, कुडियट्टम केरला, रावण छाया आई थिंक आंध्रा, उड़ीसा, रामलीला तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, मोस्टली ऑल नॉर्थ इंडिया, जात्रा, पांडवानी पांडवानी छत्तीसगढ़ में आई थिंक ये डांस फॉर्म है। तो इन सब में रामायण को डिपिक्ट करते हैं। इसके अलावा जो लिविंग कंटिन्यूटीज़ हैं वो तो बहुत सारी इन्फिनिट है, बट एक जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की सेट है वो अभी भी चली आ रही है। तो ये काफ़ी पहले जन्मी होंगी, या फिर हो सकता है कि मे भी भक्ति एज में इनका ज़्यादा प्रचलन बढ़ा, या फिर जैसे सीता कल्याणम। और हर रीजन का अपना है, ऐसा नहीं कि अब जैसे छऊ नृत्य और यक्षगान, इन लोगों को एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं होगा। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में ये काफ़ी पॉपुलर है। मैं बड़े होते हुए काफ़ी मैंने गांव में परफॉर्मेंसेस देखे। और यक्षगान यक्षगान भी मैंने कर्नाटका में आके काफ़ी 2-3 बार देखा हूँ और पार्टिसिपेट भी किया हूँ एनुअल डे इवेंट्स ये सब में। बट दोनों में सिमिलर लेवल ऑफ स्टोरीज, लाइक रामायण को तो डिपिक्ट करते ही हैं दोनों किसी न किसी फॉर्म में, या दोनों में उनकी डिपिक्शन है। फिर रामलीला, विजयादशमी, तो ये ट्रेडिशंस कब से चल रही होंगी, मतलब कोई एक राम कभी रहे होंगे, नहीं भी रहे, अगर आप काल्पनिक भी मानते हो तो एटलीस्ट आप मानोगे कि ये ट्रेडिशन तो तब से चली आ रही है, किसी तरह उस ट्रेडिशन में बॉर्न हुई है। और इसमें से काफ़ी सारे आप देखो, लाइक कुदियात्तम, इट्स इन केरला, बट ये पूरी तरह संस्कृत थिएटर है आई थिंक। काफ़ी सारे इसमें कुछ शैडो पपेट्री भी होती हैं, थोल पावर कट्टू और ऐसे कुछ। हमारे यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में अगर देखोगे तो और भी आपको मिल जाएंगे शैडो पपेट्री, और बहुत सारे फॉर्म्स में, आर्ट फॉर्म्स में रामायण हर तरह से होती है। सीता कल्याणम, मिथिला में एक अलग ही प्रचलन है मिथिला भोज का, कि वहाँ पे दामाद का अलग से ही स्वागत होता है, राम को वो एज अ दामाद मानते हैं, इस तरह से। और फिर इंटरनेशनली भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। तो थाईलैंड का अपना वर्जन है, उसको राम कियन बोलते हैं। अगेन एक बुक है, एक प्ले है उनकी, गूगल कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। वायांग इंडोनेशिया के वर्जन को बोलते हैं। फ्रे लैक फ्रैराम, ये लाओस का अपना वर्जन है, अपना बुक और अपना एक यू कैन से परफॉर्मिंग आर्ट्स है। रियामकर कंबोडिया में भी ऐसे ही सिमिलर है। ये इनका अपना रामायण है। और ये मलेशिया से, ये भी इनकी अपनी बुक है, इनका इसका भी परफॉर्मेंस होता है, हिकायत श्री रामा करके। तो ये इतने जगहों पे अभी भी एक छाप छोड़े हुए हैं, एक हमारी परंपरा। तो हम तो इस एस्पेक्ट को कभी नहीं देखते कि इतना कुछ हमारे ऐसे पूर्वज कर गए, या फिर कुछ इतना कर गए कुछ महान लोग, कि वो अभी तक वो कहानी बताई जा रही है। मे बी जेनजी और ये सब में अब कितना बताई जा रही है, कितना इंटरेस्ट है, ये तो नहीं पता, बट अभी तक तो हमने कंटिन्यू रखा है एटलीस्ट 5000-6000 ईयर्स से, जो कि बहुत रेयर है वर्ल्ड में इस तरह के। यही मेरे नेक्स्ट स्लाइड को लाता है। तो ये मैंने कुछ पिक्चर्स डाले हैं। पहला है बेबीलोन मेसोपोटामिया, दूसरा इजिप्ट, पिरामिड्स ग्रीक, इटली, रोम, रोमन सिविलाइजेशन, माचू पिचू पेरू, और ये वाला इंकास का, एज़टेक्स, इंकास या एज़टेक्स, मेक्सिको, ये सब में आपको मिलेगा। इनमें से एक भी सिविलाइजेशन, कुछ हो सकता है कि हमारे कंटेम्पररी भी हों, मे बी इजिप्शियन जो ओरिजिनल सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी पुरानी है, मे बी हमारे से भी पुरानी हो, बट क्या वो आज भी लिविंग है? क्या वो आज भी उसी फॉर्म में अलाइव है जैसे कि वो ओरिजिनली थे? फेराओज एंड सन वर्शिप एंड एनुबिस और जो उनके गॉड्स थे, या वो विलुप्त हो गए, बस अब एक टूरिज्म के लिए स्पॉट्स बच गए? सेम वे रोम। सो रोम के भी आप एंशिएंट रोमन गॉड्स देखो तो वो तो क्रिश्चियनिटी नहीं थे। एंशिएंट रोमन, एंशिएंट ग्रीक गॉड्स
पूरी तरह से अलग थे। और इवन इनफैक्ट ग्रीस का तो अगर आप देखो तो वो तो पूरी तरह से एक लॉस्ट सिविलाइजेशन हो चुकी थी। बट जो एनलाइटनमेंट के रहा है उनमें उनको कुछ टेक्स्ट्स मिले, फिर कुछ एक्सकवेशंस वगैरह मिले, तब जाके उन्होंने फिर अपनी ये कुछ पहचाना, और फिर अभी वो ग्रीक 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 सिविलाइजेशन बड़ा करते रहते हैं। बट वो बीच में तो उनका कुछ कॉन्टिन्यूटी था ही नहीं, और इवन अभी भी वैसे कुछ कॉन्टिन्यूटी इन लाइफ स्टाइल, परफॉर्मिंग आर्ट जो कि आपको दिख जाए ऐसा तो नहीं है। बेबीलोन तो विलुप्त हो ही चुका है। एज़टेक, इनका और माचू पिचू पेरू में जो है, पेरू साउथ अमेरिका और अमेरिका के जो थे, इनके बारे में तो हमें और भी कम पता है। बट ये भी ग्रेट सिविलाइजेशंस रही होंगी, पर ये अभी कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ तो क्रेडिट देना होगा अपने एंसेस्टर्स को या अपनी ज्ञान परंपरा को, कि किसी तरह हमने सरवाइव किए, मल्टीपल ऑनस्लॉट्स सरवाइव किए, और फिर भी हम अपने ट्रेडिशंस को याद रखे हुए। तो हमें हिस्ट्री को इस एस्पेक्ट से देखना चाहिए। अब वर्ल्ड में मैं देखूंगा कि हम लोग कितना अपने ये पे ध्यान देते हैं, कितनी ब्रांडिंग हमारी कितनी अच्छी है या नहीं है। अब आप कुंग फू देखोगे, कुंग फू पे आपको कितनी मूवीज़ याद है बचपन में बड़े होते हुए? एक दो तो काफ़ी फेमस, वो विल स्मिथ वाली थी, छोटे बच्चा उसका कुंग फू सीखता था। देन कुंग फू इज़ लाइक अ नोन नेम, मतलब कि एक मार्शल आर्ट का नोन फॉर्म है, उसकी इतनी ब्रांडिंग है कि आप कुंग फू करोगे आपको गूगल नहीं करना पड़ेगा कि आप क्या। अगर मैं आपको ये कलरिया पट्टू के बारे में बोलूँ तो क्या आपको गूगल करना पड़ेगा? सिलम्बम के बारे में बोलूँ तो क्या आपको गूगल करना पड़ेगा? ये भी इंडियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है, पर हमें कहाँ बताया जाता है इसके बारे में। एक रीज़न ये भी है कि ब्रिटिश के टाइम पे इन्होंने काफ़ी इन सबको बंद कर दिया। जो हमारे नॉर्थ में भी थे, अखाड़ों की परंपरा थी, बहुत सारे आ, अलग मार्शल आर्ट्स थे। नेटिव सिख्स के अलग थे, नॉर्थ में यूपी में भी अपने अलग अखाड़े, और ये सब बंगाल तक भी ये सब परंपरा थी। साउथ में थे कलरीपट्टू, सिलम्बम, और भी बहुत सारे थे, अभी मैं नाम याद नहीं कर रहा हूँ। बट इसमें से कितनों को हम अपने ही बच्चों को बता पाए? अनलेस कि कोई बहुत यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, मुझे नहीं लगता किसी को अभी पता होगा ये कि कलरीपट्टू क्या है। पर आप इसके बारे में देखो, ये कितना खतरनाक और एडवांस्ड मार्शल आर्ट फॉर्म है। सेम, मैं एक नाम यहाँ पे लिखा हूँ, बोधि धर्म। इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा फ्यूचर में। बोधि धर्म जो थे, उसको माना जाता है कि वो भारत से चाइना गए थे, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, एज अ प्रिंस और एज वहाँ पे ट्रेनर। बट बहुत लोग मानते हैं कि उसने ही कुंगफू को ओरिजिनेट किया एक तरह से। इवन चाइनीज़ रिकॉर्ड्स में, और बहुत सारे चाइनीज़ डॉक्यूमेंटेशन है इस पे, बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंटेशन है इस पे, कि कैसे एक ओरिजिनेट किया। तो उसकी बेसिस इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म्स ही रही होंगी जो उन्होंने चाइना पे किया। उस पर एक प्रॉपर वीडियो है, वो फिर चाइनीज सिटीजन और उधर ही रह गया और उन्होंने वो पूरा उसको डेवलप किया। बट एक स्टोरी है कि कुंग-फू एक तरह से इंडिया से गई। खैर, उस पर तो कभी कोई मूवी नहीं बनी, ना ही कलरीपयट्टू पे कोई मूवी बनी होगी, ना सिलाम्बम पे। उसी तरह 300 राइज ऑफ एन एम्पायर और मल्टीपल स्पार्टकस से लेके लॉट्स ऑफ एपिक्स, उन्होंने ट्रॉय बनाई थी। 300 ट्रॉय को कितने सारे ऑस्कर्स मिले थे, उनके एपिक्स पे बेस्ड है। कितनी हिस्ट्री कितनी नहीं ये तो नहीं पता, पर उनके एपिक्स पे बेस्ड है ना ये बुक्स। तो उन्होंने तो उस पर ग्रैंड नैरेटिव बना दी है। हम भी अभी इस साल रामायण लेकर आ रहे हैं। मुझे उतनी कोई उसके कास्टिंग और बॉलीवुड से मुझे कोई उतनी उम्मीद तो नहीं है, बट हमारे वर्ल्ड लेवल पे फेमस करने वाली ऐसी मूवीज़ कहाँ हैं? महाभारत, रामायण, एक आदि पुरुष बनाए वो भी इतनी बकवास। और नॉट जस्ट महाभारत, द हीरोइज्म दैट पीपल हैव शोन, दो जो जैसे 300 में इन्होंने एक छोटी सी आर्मी ने बहुत सारे मतलब विथ स्टैंड किया और बहुत बड़े एरिया को कवर किया। उसी तरह इंडियन हिस्ट्री में एक्चुअल स्टोरीज है, लाइक मराठास की, सिख्स की, कि इन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स ने कैसे बड़े बड़े लोगों को धूल चटाया। खास करके आप मराठा वॉरफेयर पे अगर आप जाओगे, जो कि काफ़ी डिटेल में नहीं मैंशनड है, बट उन्होंने कैसे ऑन स्लॉट्स किए थे। मे बी मुगल्स को उन्होंने डायरेक्टली नहीं हरा पाया था, पर बहामनी और डेक्कन में जो उनके बैटल्स थे, कुछ कुछ कम कम लोग मिलकर कितने लोगों को ख़त्म कर देते थे, तबाह कर देते थे। वो सारी स्टोरीज वो तो अननोन ही है। प्लस इवन अब आप हमारा पुरानी कॉर्पस ही उठा लो, अगर आप हमारे पुराण को, ठीक है फिक्शन मानो, जो मानना है मानो, आप अगर उसमें से एक यूनिवर्स बनाते हो, सिनेमैटिक यूनिवर्स, इट विल बी बिगर देन एनीथिंग मार्वल हैज एवर क्रिएटेड। बट कहाँ कोई बना रहा है क्या? किसी ने सोचा भी उस डायरेक्शन में?
नहीं, कि हमें अपने ट्रेडिशन, अपने हिस्ट्री, इस एस्पेक्ट से तो कोई लेना देना ही नहीं है। इवन मॉडर्न एरा पे आ जाओ तो लिंकन, उन्होंने कितनी अच्छी मूवी बनाई कि उन्होंने दोनों एस्पेक्ट्स दिखाए हैं उसके, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह के। पर हमने गांधी भी हमने खुद से नहीं बनाई, उसके लिए भी रिचर्ड अटनबरो और वो ब्रिटिश डायरेक्टर्स इनको आना पड़ा, एक्टर भी अंग्रेज है खुद, और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फंडिंग की थी कि थोड़ा उनको वाइट वॉश किया जाए। तो जो एक इमेज बनी है गांधी की, इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे कि हमारे डिस्टॉर्शन सब तरफ है, सिर्फ एंशियंट इंडिया में नहीं है, मिडिएवल मॉडर्न इंडिया सब तरफ बहुत सारे क्या बोलोगे फॉल्सूट्स, बहुत सारे इन्होंने झूठ फैलाए हुए हैं। तो उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। बट इस तरह की मूवी इंडिया ने क्यों नहीं बनाई, कुछ हमारे मॉडर्न ये पे हीरो पे भी बोस पे बनी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा कि मूवीज़ नहीं बनी, पर हमने वर्ल्ड स्केल पे उस तरीके से प्रमोट तो नहीं कर पाए या उस तरीके की इमेज तो नहीं बना पाए जिस तरह की यूएसए, बिकॉज वो लोग अपने ट्रेडिशन में प्राइड लेते हैं, हमारे में काफ़ी कुछ कह रहे यार, एक शेम्ड वाला जो एक लाया गया है कि क्या ही करें, और एक बोर्डम जो इंड्यूस कर दिया गया और उसको लिंक करते हैं बोर्डम के साथ, वैसा हिस्ट्री नहीं है। तो ये चैनल उसी के लिए है, उसी पर्पस के लिए है कि थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से हम देखें। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम लोग स्पेशल हैं, जो जितने भी अभी 1.4 बिलियन, अब तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो गए, तो उसमें से कितने कनेक्टेड होंगे अपने इस पास्ट से ये तो नहीं पता, बट लोगों को ये पता रहना चाहिए और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ये पता रहना चाहिए कि हम स्पेशल हैं इस वर्ल्ड में, और इसको हमें कंटिन्यू रखना है, इसको हमें पीढ़ी पीढ़ी तक पहुंचाना है। नहीं, पूरी हिस्ट्री बोरिंग नहीं है अगर आप असली वर्ल्ड में उसको कनेक्ट करते हो, अगर आप सही जगहों पे घूमने जाते हो, अगर आप गोवा, दुबई, अंडमान की जगह कभी हम्पी, तंजावुर जाते हो घूमने, आप ओरछा जाते हो घूमने, तब आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इस अवेकनिंग में सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में। इसके अगले एपिसोड में हम कुछ बल्क डिस्टॉर्शंस लेके आऊँगा मैं, कि कितने मेजर डिस्टॉर्शन है उनको ऐसे बताया जाता है जैसे कि वो ट्रूथ है, तो वो सेकेंड पार्ट में आएगा। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट, ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वरना ये छोटा सा चैनल, छोटा सा यूट्यूब वीडियो ऐसे ही कहीं गायब हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, बाय बाय।